हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और ये हमारा चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड वीडियो है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं और ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका मतलब क्या कि वो फूड का इनटेक करते हैं। प्लांट सोर्स भी हो सकता है, एनिमल सोर्स भी हो सकता है, या एनिमल का कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो सभी चीज़ों का इनटेक कर पा रहे हैं, तो इसीलिए उनको बोला जाता है ओमनिवोरस। और वो किस टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं तो वो कहलाता है होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फूड का इंजेशन होगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, और फाइनल स्टेप होता है इजेशन। तो आइए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक हम कहेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल, और साथ ही साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इसके अलावा जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन सी हैं? सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास। ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। डाइजेस्टिव सीक्रीशंस को सीक्रीट करती हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी जो लेंथ है वो नियरली होती है 9 मीटर, अगर इसको अनकॉइल कर दिया जाए। और ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? तो इसका एक्सटेंशन के बारे में हम क्या कहेंगे? माउथ से लेकर और एनस तक प्रेजेंट होती है। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। अब ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? तो यहाँ पर देखिए 7 तो ये पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। माउथ, ओरल कैविटी या हम कहेंगे बक्कल कैविटी, फिर आएगा फेरिंक्स, फूड पाइप या इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आ जाएगा रेक्टम और एनस। अब जो रेक्टम और एनस है इसके ऊपर यहाँ पर मैंने नंबर नहीं लगाया है। इसका मतलब क्या कि जो रेक्टम और एनस का जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है वो इसी 7th पॉइंट में आने वाला है। तो आपको ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है ये ध्यान रखना है, माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल को माना जाएगा। अब हम इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, माउथ की बात करते हैं। तो देखिए आपको क्या बता रखा है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है जिसके थ्रू फूड का इंजेशन होता है, या हम कहेंगे कि फूड के इंजेशन के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। अब जो माउथ है ओपन कहाँ पे होने वाला है? तो माउथ ओपन होता है ओरल कैविटी में, और ओरल कैविटी का दूसरा नाम क्या? बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। अब हमें यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जो हम फूड का इनटेक करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इसका मतलब अगर हम उसको एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करना चाह रही है, तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को पहले स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराना होगा। और जो ये प्रोसेस है ये किनके थ्रू होता है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के थ्रू कराया जाता है, जिनको कहा जाता है एंजाइम्स। और जब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाएंगे तो आगे फर्दर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम फूड का इनटेक कर रहे हैं पहले हम उसको चाहेंगे कि वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। अब बात आएगी कि यहाँ पर छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट क्यों कराना चाह रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, पार्टिकल साइज जितना छोटा होता है उतनी ही अच्छे से जो एंजाइम है उनके ऊपर काम कर पाएंगे और एफिशिएंट वे में सिंपलर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाना है? तो हमें क्या करना होगा, फूड को क्रश करना होगा विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो टीथ ने क्या किया, फूड का ब्रेक डाउन कर दिया सिंपलर पार्टिकल्स में, और इसके साथ में एक और बेनिफिट मिल जाता है, फूड को निगलने में आसानी हो जाएगी, हम उसको आसानी से एनगल्फ कर पाएंगे।
अब हम देखते हैं यहाँ पर ह्यूमन एडल्ट में 32 परमानेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम इन टीथ के टाइप में जाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो ईच जॉ है, जो ह्यूमन बीइंग का जो हर एक जबड़ा है, अपर जॉ और लोअर जॉ, उसमें ये 4 तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब ईच जॉ में कितने कितने दांत हैं तो वो आपको यहाँ पर डिटेल बता रखी है। सपोज कीजिए कि अपन अपर जॉ की बात कर लेते हैं, तो अपर जॉ में क्या डिटेल है, यहाँ पर इंसाइजर्स प्रेजेंट हैं 2 पेयर। इसका मतलब जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह में जो सामने की तरफ 4 दांत नज़र आते हैं वो एक्चुअल में ये इंसाइजर्स ही हैं, जो शार्प होते हैं, इनमें कटिंग एजेस प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या है, फूड को कट करना। उसके बाद में दोनों तरफ एक एक दांत प्रेजेंट होता है, कैनाइन टीथ के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी पॉइंटेड होते हैं और फूड को फाड़ने में हेल्प करते हैं, टीयरिंग में हेल्प करते हैं। अब ये जो इस तरह के दांत हैं ह्यूमन बींग्स में इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप किसी कार्निवोर एनिमल में देखो तो आपको ये जो दांत है आसानी से पहचान में आ जाएंगे। उसके बाद में 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं प्रीमोलर्स। उनका काम क्या होता है, ये फूड की कोर्स ग्राइंडिंग करते हैं। मतलब यहाँ पर ग्राइंडिंग तो हो रही है लेकिन पार्टिकल साइज अभी बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है। और लास्ट हो जाएगा मोलर्स। तो 3 पेयर्स मोलर प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड की फाइन ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पोर्शन हम बात करते हैं। ओरल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा को सीक्रेट करती हैं अपनी डक्ट की हेल्प से। कहाँ पर डाल रही हैं, बक्कल कैविटी में डाल रही हैं। अब इस तरह की ग्लैंड्स जो कि डक्ट की हेल्प से अपने सीक्रेशंस को निकालती हैं, तो वो कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह की जो ग्लैंड्स होती हैं वो कहलाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये सलाइवा सीक्रेट हुआ तो सलाइवा ने क्या क्या काम कर दिए। तो जो सलाइवा है ये फूड को स्लिपरी बनाता है जिससे हम फूड को आसानी से निगल पाएँ। और सेकंड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो सलाइवा है इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम दिया जाता है सेलिवरी एमाइलेज या फिर उसको कहा जाएगा टाइलिन। तो यहाँ पर जो ये पी है ये पी अल्फ़ाबेट साइलेंट है। सेलिवरी एमाइलेज या टाइलिन, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ये एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करके शुगर जनरेट करवाता है, माल्टोज। तो इस पॉइंट से हम क्या जान पा रहे हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारी बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है फंक्शन क्या होते हैं सलाइवा के, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। अब जो ये फूड क्रश हुआ और साथ ही साथ सलाइवा भी आ गया तो अल्टीमेटली इन दोनों की थोरो मिक्सिंग होने वाली है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग। इसका मतलब अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो हमने फूड का इंटेक किया था वो निगलने के लिए तैयार हो गया है, उसकी बिल्कुल फाइन ग्राइंडिंग हो गई, सलाइवा उसके साथ में मिक्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स पर जाने से पहले मैं आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ एक डायग्राम में, जिससे कि हमारी आगे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर रहेगी। तो यहाँ पर आपको माउथ बताया हुआ है, बक्कल कैविटी रिप्रेजेंट कर रखी है, इसोफेगस को बता दिया, इसोफेगस की आगे ओपनिंग हो रखी है स्टमक में, स्टमक के आगे आ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन और फिर आगे जो इसकी ओपनिंग है वो एनस के थ्रू हो रही है। यहीं पास में एक अपने को रिप्रेजेंट किया हुआ है अपेंडिक्स। ह्यूमन बींग्स में जो अपेंडिक्स है ये फंक्शनिंग में नहीं होता है, ये फंक्शनिंग में होता है इस तरह के एनिमल्स में जो कि ग्रास का इंटेक करते हैं। मतलब जो अपेंडिक्स है वो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आपको ये डायफ्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है, गॉल ब्लैडर बता रखा है जो कि बाइल को स्टोर करता है, बाइल डक्ट बता रखी है, और साथ ही साथ लिवर और पेंक्रियास जो ग्लैंड्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस करें, इसकी प्रॉपर लेबलिंग आपको आनी चाहिए। कई बार लेबलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी लेबलिंग भी ध्यान में रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स वाला पोर्शन। तो फेरिंग्स के बारे में देखिए, ये फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल है और ये एज ए पैसेज की तरह काम करती है फूड के लिए। और होता क्या है, ओरल कैविटी से
ये आगे पहुंच जाता है फूड पाइप में या हम कहेंगे इसोफेगस में। ठीक है, तो फेरिंग्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फूड पाइप और इसोफेगस के बारे में। जो फेरिंग्स से फूड चला उसको स्टमक तक ले जाना है, कौन लेके जाएगा? इसोफेगस लेके जाती है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो इसोफेगस है इसने फेरिंग्स को और स्टमक को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और अल्टीमेटली जो फूड है वो स्टमक में पहुंचता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर जो फूड का मूवमेंट है वो कैसे होता है। तो वहाँ पर एक रेगुलेटेड मैनर प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या कि जो फूड है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आगे बढ़ता है कैनाल में। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग में मसल्स प्रेजेंट है जिनमें रिदम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहेगा और अल्टीमेटली जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता रहता है। अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक के बारे में आपको इनिशियली क्या बताया हुआ है कि ये जे शेप्ड लार्ज मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें हाईली मस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं फूड की चर्निंग में। और जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो ये जो स्टमक है थोड़ा बहुत एक्सपांड भी हो जाता है। हम कहते हैं पेट भर गया। पेट भर गया का मतलब क्या कि जो स्टमक है वो फिल हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो पॉइंट आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको बताया हुआ है कि जो स्टमक है इसकी वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इन 3 चीज़ों को सीक्रेट करती हैं। पहली चीज़ क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड पॉइंट है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम? तो पेप्सिन। पेप्सिन के बारे में ध्यान क्या रखना है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन में। कब? जब फूड के डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। और जो थर्ड है वो है म्यूकस। तो ये तीनों जो सब्सटेंसेस हैं इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं। अब बात आएगा कि भाई ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कर क्या रही हैं, तो इनके फंक्शंस देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया? ये माइक्रोब्स को किल करता है। जो हम फूड का इंटेक कर रहे हैं उसमें कोई जर्म्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उनको किल कर देगा। साथ ही साथ एसिडिक मीडियम भी क्रिएट करता है। अब बात आएगी कि इस एसिडिक मीडियम से हुआ क्या, तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ आपको कनेक्ट करना है। इस एसिडिक मीडियम में पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या है, तो हमें ध्यान रखना है ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। इसका मतलब ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और स्टमक में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में। इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा तो जनरेट होते हैं अमीनो एसिड। अभी अमीनो एसिड नहीं बने, यहाँ ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन यहाँ इन सभी पार्ट्स में अभी काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो ये थर्ड म्यूकस का सीक्रेशन हुआ था, म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक में एक स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट किए जाने की ज़रूरत है, तो देखिए हमने अभी जस्ट बात की है इन दोनों पॉइंट्स में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन हो रहा है, पेप्सिन एंजाइम भी आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो स्टमक है उसकी जो वॉल्स हैं वो भी तो मस्कुलर हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डैमेज हो सकती हैं। जो पेप्सिन एंजाइम है उन मसल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो अल्टीमेटली जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक है उसे प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा म्यूकस के थ्रू। तो हमें ध्यान क्या रखना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने 3 सब्सटेंसेस सीक्रेट किए और उन तीनों सब्सटेंस ने क्या क्या काम कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है और इसमें आपको बता रखा है इन एब्सेंस ऑफ म्यूकस। अगर हम कहें कि म्यूकस प्रेजेंट नहीं हो तो क्या होगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को डैमेज कर सकता है और गैस्ट्रिक अल्सर वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब बात आएगी कि ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है, अगर हम कहें कि किसी पर्सन को एसिडिटी रहती है। एसिडिटी का मतलब क्या, उसके स्टमक में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हो रहा है।
अगर इस तरह के सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, मतलब कई सालों से इस तरह की कंडीशन चल रही है, या हम कहें कि बार बार स्पाइसी फूड का इंटेक करते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में फूड का इंटेक करते हैं, तो जो एसिड है उसका सीक्रेशन ज़्यादा होता है और जो ये म्यूकस की लेयर है वो डैमेज होने लग जाती है और अल्टीमेटली गैस्ट्रिक अल्सर वाली सिचुएशन आ जाती है। और कभी कभार इन गैस्ट्रिक अल्सर्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया वो यहाँ पर इन्फेक्शन अपना प्रोड्यूस कर देता है, तो बहुत सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि वो फूड जो कि स्टमक में प्रेजेंट था उसको अब आगे नेक्स्ट पोर्शन में भेजा जाना है, तो मतलब जो फूड है उसका एग्जिट होना है, तो वो कैसे होगा? एक रेगुलेटेड मैनर में किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ ए स्फिंक्टर मसल। इसका मतलब क्या कि छोटे छोटे पार्ट्स में फूड को आगे फर्दर भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात करते हैं कि स्टमक ने ओवरऑल यहाँ पर काम क्या क्या कर दिए। तो देखिए, फूड को स्टोर किया, मैकेनिकल चर्निंग कर दी फूड की, साथ ही साथ जो फूड है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है, पार्शियल डाइजेशन भी हुआ है और रेगुलेशन हो गया फूड के मूवमेंट का। और फूड कहाँ शिफ्ट होने वाला है अब? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट पोर्शन अब हमारा आएगा, दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो ये पार्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनमें से आप कहें कि घुमा फिरा के कैसे ना कैसे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। कौन कौन से पॉइंट्स पर क्वेश्चन आएगा उसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टमक से फूड एंटर कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बता रखा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है प्रेजेंट होती है बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस में। उसके पीछे रीज़न क्या कि यहाँ पर हम कहेंगे एक्सटेंसिव कॉइलिंग प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि नाम तो आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और हम वैसे कह रहे हैं लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि ये लॉन्गर होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, लेकिन इसकी ल्यूमेन छोटी है। मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बताता हूँ कि यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हम स्मॉल वर्ड अटैच कर रहे हैं वो हम किस बेस पर दे रहे हैं? वो हम इन इंटेस्टाइन के डायामीटर के बेस पर बता रहे हैं। अगर आपने कह दिया डायामीटर या कहे कि अगर ल्यूमेन कम है तो उस कंडीशन में वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब चाहे उसकी लंबाई ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे तो उसकी लंबाई तो कम होगी लेकिन जो उसका डायामीटर है वो लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिओडिनम, जिजिनम और इलियम। आपको सिंपली यहाँ पर ये 3 नाम ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर अब ये आ गया एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्या बताया हुआ है आपको इसमें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ एनिमल्स में अलग अलग होती है। अब ये डिपेंड किस पे करता है? तो आपको कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, मतलब वो किस तरह के फूड का इनटेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है आपको कि जो हर्बीवोर्स हैं उनको ज़्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो जिस फूड का इंटेक करते हैं उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है और सेलुलोज का डाइजेशन होता है स्लो। इसका मतलब जो फूड है उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा टाइम उसको स्पेंड करना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम क्या कहेंगे कि जो हर्बीवोर्स हैं उनमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। लेकिन हम कहें कि कार्निवोर्स वाला केस, तो जो कार्निवोर्स है वो मीट का या कह सकते हैं आपकी फ्लैश का इंटेक करते हैं जो कि कंपैरेटिवली आसानी से डाइजेस्ट होता है, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होने वाली है। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा? आपको कहा जाएगा कि हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग है इन कंपैरिजन टू दी कार्निवोर्स। तो अब बताइए क्यों है? तो आपको यहाँ पर रीज़न एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रखी है,
स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कई बार आपको अलग अलग ऑप्शन देकर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहा जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन है जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, लिवर के सीक्रीशंस आते हैं और जो पेंक्रियास के सीक्रीशंस हैं वो यहाँ पर रिसीव होते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो फूड जो कि स्टमक से आया उसकी नेचर कैसी थी, एसिडिक, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ था। अब लेकिन अगर हमें इनके ऊपर पेंक्रियाटिक एंजाइम्स का एक्शन कराना है तो पेंक्रियाटिक एंजाइम की कंडीशन क्या है कि वो एल्केलाइन मीडियम में ही एक्टिव हो पाते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पर मीडियम चेंज करने की ज़रूरत है। अब बात आएगी कि मीडियम कैसे चेंज हो, तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा बाइल जूस के बारे में। तो देखिए बाइल जूस क्या है, ये एक सीक्रीशन है जो कि बनता है लिवर के थ्रू, सीक्रीट होता है और आगे फर्दर ये स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर में। और जब बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये मीडियम को एल्केलाइन बना देता है। फिर अब जो ये बाइल जूस है ये क्या करने वाला है, तो एक तो मीडियम को तो एल्केलाइन बनाया ही है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, ये फैट के ऊपर काम करता है, फैट के ऊपर एक्ट करेगा। अब हमें फैट के बारे में थोड़ा सा ध्यान करना होगा कि जो ये फैट होते हैं ये लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि इनके ऊपर एंजाइम आसानी से काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, जो बाइल सॉल्ट्स हैं जिनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट हैं बाइल जूस में और ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली इनके ऊपर जो एंजाइम आगे फर्दर काम करने वाले हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। और जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ वो कहलाता है इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस। और ये प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि अपन कहें इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ दी सोप के बारे में। सोप अपना एक्शन कैसे शो करते हैं, डर्ट के ऊपर, गंदगी के ऊपर, तो वहाँ पर भी इमल्सिफिकेशन का ही प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेंक्रियास की बात करते हैं। पेंक्रियास ने क्या किया, पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर दिया जिसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है जो कि कंप्लीट डाइजेशन कर देता है प्रोटीन का। साथ ही साथ वहाँ पर एक और एंजाइम प्रेजेंट है लाइपेज, और वो क्या करता है, जो फैट अभी यहाँ पर हमने कहा ना इमल्सीफाई हुआ, उस इमल्सीफाइड फैट का आगे फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। इन पर्टिकुलर रीजंस के कारण ही तो हम कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो इंटेस्टाइनल जूस और जो एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं उन्होंने फाइनली क्या कर दिया, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में और फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। इसका मतलब जो 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या कह सकते हैं लिपिड, ये अपने मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय दी वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, और इस काम को करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उनमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है विलाई। तो ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब विलाई की प्रेजेंस के कारण होता क्या है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो एफिशिएंट मैनर में हो पाता है। जो विलाई हैं ये रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होती हैं और अल्टीमेटली जो ये वेसल्स हैं ये एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल को पहुंचा देते हैं बॉडी की सभी सेल्स में, जहां पर इस एनर्जी को या कह दीजिए कि जो ये पूरा खाना जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो कि सारी सेल्स में पहुंचा है वहां पर इसको 3 डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या क्या करने वाला है, एनर्जी मिलेगी,
जो एमिनो एसिड्स वगैरह की बात करें तो ये नए टिश्यूज़ को बिल्डअप करने में हेल्प करने वाले हैं, और जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं तो उनकी रिपेयर भी हो जाती है। तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो इन 3 प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसकी लेंथ के बारे में। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉलर होती है देन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है, उस अनएब्जॉर्ब्ड फूड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो आगे फिर शिफ्ट हो जाता है रेक्टम में, और रेक्टम से वो एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है थ्रू दी एनस। और जो एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है इसको रेगुलेट किया जाता है एनल स्फिंक्टर के थ्रू। तो हमने ये पोर्शन डिस्कस किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और इस वीडियो में हम लास्ट पोर्शन देखते हैं, वो है डेंटल कैरीज या टूथ डिके वाला पोर्शन। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम कई बार सुनते हैं कि भी टीथ खराब हो गए हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो टीथ है ना उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इनेमल, वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, या हम कहेंगे कि उसकी ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग हो जाएगी। तो पहले इनेमल ख़राब होगा, फिर उसके अंदर की जो लेयर है डेंटाइन वो डैमेज होने लग जाती है। अब बात आएगी कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो फूड के ऊपर अटैक करते हैं। अब फूड कैसे प्रेजेंट होएगा, सपोज़ कीजिए हमने खाना खाया लेकिन ब्रश नहीं किया हुआ है, तो फूड पार्टिकल हमारे दांतों के बीच में फंसे हुए हैं। अब इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर ये जो बैक्टीरिया है वो काम करते हैं और एसिड प्रोड्यूस कराते हैं, और इन एसिड की प्रेजेंस के कारण जो इनेमल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, या हम बोलते हैं वो डीमिनरलाइज हो जाता है। अब अल्टीमेटली यहाँ पर होता क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो मासेस की फॉर्म में फूड पार्टिकल्स के साथ में स्टिक हो जाते हैं और डेंटल प्लेक बनाते हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो सलाइवा है वो इन टीथ की सरफेस पर नहीं पहुंच पाएगा, और जो वहाँ एसिड जनरेट होता है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि टीथ को कवर कर लिया प्लेक्स ने। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या होगा कि जब भी हम खाना खा लेते हैं, स्पेशली जब हम रात का खाना खा लेते हैं, डिनर कर लिया, तो क्या करना है, जो टीथ हैं उनको ब्रशिंग करनी है। तो अल्टीमेटली जो प्लेक्स है वो रिमूव हो जाएंगे, और जब ये प्लेक्स रिमूव हो गए तो जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन हम नहीं कर रहे हैं, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो और ज़्यादा डीपली एंटर कर जाते हैं और इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं।